हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, उसी के आगे आज हम पढ़ते हैं का केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोनिल कंपाउंड की क्या होती है, कैसे होती हैं, ये सारी चीजें। ठीक, जैसे आपको पता है कार्बोनिल में इन चीजों को लिखना नहीं जो भी हम बता रहे हैं। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंडों में CO ग्रुप होता है। क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं। इतने ग्रुप को कहते हैं क्या, कार्बोनिल ग्रुप। होता क्या है, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक, तो होता क्या है कि जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पाई बांडों को ये अपनी तरफ करता है, तो ओवरऑल इस पे निगेटिवली चार्ज और कार्बन सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज आते हैं। ठीक, अब बात आती है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। पहले तो ये जानिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्यों नहीं देता है। ठीक, तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है। अगर बात करें, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते तो ये इलेक्ट्रोफाइल कोई भी होगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल डिफिशियंट होगा तो कहां पे जुड़ता है, जाके ऑक्सीजन एटम पे जाके जुड़ता। ठीक, अगर ऑक्सीजन एटम पे कोई जुड़ेगा तो किस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह, और यहां से क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब देख रहे हैं कार्बन की यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन के ऑक्टेट इनकम्प्लीट क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखे, 2 2 4 2 6, और ये अनस्टेबल होगा। ठीक, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो कैसे देते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, इन सब सारी चीजों को। ठीक, तो इसका मतलब कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक, अब कैसे देता है पहले इसको लिख लीजिए। देखिए होता क्या है कि न्यूक्लियो, पहले इसको भी मत लिखिए, अभी बाद में लिखाते हैं। कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब NU नेगेटिव। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पे। जब कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NU। ठीक, क्या बनेगा, NuO नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8। इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब ये स्टेबल है ना। इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड जो थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये नहीं देते। रीजन ये था। ठीक, चलिए अब देखते हैं कुछ स्टेटमेंट कैसे हैं, इसकी मैकेनिज्म भी हम आपको सारी चीजें बताएंगे। न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म कैसी होती है, इसके रिएक्शंस कैसे हैं, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो पहले लिखिए कुछ स्टेटमेंट सिस्टमेटिकली लिखिए। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगोज, ऐसे लिखिए, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स अंडरगो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन रिएक्शन। ठीक, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच। तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है। पहले सीओ में, आप पहले हम बताए थे, सीओ में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज में होता है। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है तो sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल स्टेट में आता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दौरान कार्बोनिल ग्रुप sp2 से sp3 में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म कैसे होती है, क्या कुछ होता है, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऑफ कार्बोनिल
कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, क्या क्या कुछ प्रोडक्ट बनेगा, इसकी मैकेनिज्म चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक, देख जैसे कि आपको हम बताए थे कि कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्डेड होते हैं। कार्बन की दो वैलेंसी खाली होती है, हो सकता है वो एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो दोनों, हो सकता है हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो। अगर दोनों से हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो जाता है कार्बन, तो सबसे छोटा कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड बनता था। अगर एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होता था तो बनता था एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड। अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेटिस्फाइड हो जाए एरियल ग्रुप से तो बनता था कीटोन। ठीक, अब देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है मीना, ये मीना जी है यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बन क्या है लीना जी यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब पाई बांडों पे हेटेरोनेगेटिव बांड डिवीजन में ऑक्सीजन ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें नेगेटिव कन्वर्ट होगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है किसको, ऑक्सीजन एटम पर। ठीक, तो होता क्या है कि जब मीडियम में न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा कहीं से, ठीक न्यूक्लियोफाइल कहीं से आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, ये ऐसे सेंटर को चूज करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी या जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो आपको दिख रहा है कि जो कार्बन सेंटर कार्बोनिल में एक ऐसा पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है डिफिशियंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब अब जो यहाँ पर बनेगा, अब जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। ठीक, इसका क्या मतलब, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा कार्बन पर। ठीक, कार्बन पे जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, एक प्रकार का एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल का एक एडिशन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से जनरेट होगा, और ठीक इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, हमने बताया था जो स्टेप फर्स्ट है इस रिएक्शन का, ये स्टेप फर्स्ट प्रोसेस है। स्टेप फर्स्ट जो प्रोसेस है ये स्लो स्टेप है। कौन सा है, स्लो स्टेप। स्टेप फर्स्ट स्लो रेट है। जब ये स्लो है तो इसका मतलब यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये क्या लिखे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, मतलब रेट को डिसाइड करने वाला स्टेप फर्स्ट होता है इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक, एक चीज ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल में जो कार्बोनिल ग्रुप था, ये कार्बोनिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में था। किसमें, sp2 में था, लेकिन अब ये वाला कार्बन जो सेंटर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हो गया। बात को सीखिए, sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है। जब sp3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये जो कार्बोनिल था इसका शेप क्या था, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। प्लेनर ट्राइगोनल होने का मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में था, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में था। कार्बोनिल का कार्बन और यहाँ कार्बोनिल का कार्बन कौन से sp3 में हो गया, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए स्टेप सेकंड की बात अगर करें हम, जो अब स्टेप सेकंड आएगा, ठीक स्टेप सेकंड, इसके बाद स्टेप सेकंड जो होता है वो फास्ट प्रोसेस होती है। क्या होती है, फास्ट रेट है, फास्ट स्टेप है। इसका मतलब रेट को डिसाइड ये वाला स्टेप नहीं करेगा। अब ये करता क्या है कि जो रिएक्शन के मीडियम में प्रोटॉन होते हैं, ध्यान से सुनिए, रिएक्शन के मीडियम में जो प्रोटॉन होते हैं H प्लस को ये एक्सेप्ट करता है। जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो एक प्रकार का न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब न्यूट्रल कंपाउंड कुछ इस तरह से हो जाएगा, NuOH, O पर निगेटिव था ऑक्सीजन पे, यहाँ H प्लस OH में कन्वर्ट हो, ये न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। अब जो ये प्रोडक्ट बना एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एडिशन हुआ, ऐड हुआ,
फिर उसके बाद प्रोटॉन का भी ऐड हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कंपाउंड में, तो हमेशा 2 स्टेपों में होगी। पहला स्टेप फास्ट होगा, जो स्लो होगा तो रेट को डिटरमाइन करेगा, तो इसे कहेंगे आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सेकेंड स्टेप होगा फास्ट होगा, इसमें प्रोटॉन जो होता है एक्सेप्ट किया जाएगा किसके, जो एल्कोक्साइड बना है। ठीक, न्यूक्लियोफाइलिक के एडिशन के बाद जो टेट्राहेड्रल स्पीशीज है उससे OH जाके जुड़ जाएगा, एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो चलिए ये सारी बातें जो हम बताएं इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो जितनी बातें हम यहाँ बताएं वही आपको लिखना है इसमें, तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए। तो एक चीज समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, कार्बोनिल के कार्बन एटम पर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का जो कार्बोनिल का जो कार्बन एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर होता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है कार्बोनिल का वो इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होता है ना। तो यही आपको लिखना है। देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक, nucleophile attacks at carbon of carbonyl group, न्यूक्लियोफाइल मतलब NU, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच ऑलरेडी होता है ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, जब कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेज होते थे, sp2 से sp3 में, प्लेनर ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल में शेप में ये कन्वर्ट होता था। तो इसको लिख लीजिए, देखिए इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था कार्बन पर, कार्बोनिल के, तो इसको लिखिए इन दिस प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे लिखिए इन दिस प्रोसेस देयर इज, ऐसे लिखिए इन दिस प्रोसेस देयर इज ए चेंज in hybridization state, there is a change in hybridization state of कार्बन एटम फ्रॉम, कहां से कहां तक चेंज होता है, फ्रॉम sp2 टू sp3, sp2 से sp3 में कन्वर्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बोनिल का कार्बन एटम जब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। ठीक, और उससे क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल एल्कोक्सी का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसको लिखिए प्रोड्यूसिंग टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड का बना था मीडियम से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल में बदल जाता है। ठीक, तो इसको लिखिए विच टेक्स अप प्रोटॉन, ऐसे लिखिए विच
टेक्स अ प्रोटॉन, टेक्स अ प्रोटॉन मतलब H प्लस फ्रॉम मीडियम, रिएक्शन मीडियम, टेक्स अ प्रोटॉन फ्रॉम रिएक्शन मीडियम, मीडियम and and convert into electrically neutral product, electrically neutral प्रोडक्ट में ये अपने आप को कन्वर्ट करता है। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन को मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था कौन, जो इंटरमीडिएट का टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड था, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद बना था। तो अब आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ था कार्बोनिल पे, एक बार न्यूक्लियोफाइल अटैक ऐड हुआ था और प्रोटॉन का भी ऐड हुआ। तो इस तरह से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुए थे ना। तो इसको लिखिए, देयरफॉर दिस रिएक्शन, देयरफॉर इसको लिखिए, देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटॉन यानी कि H प्लस एडिशन टेक्स प्लेस इन कार्बोनिल ग्रुप, इन कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप पे अब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ और H प्लस का भी एडिशन, इसीलिए, और ये पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था, इसीलिए क्या करते थे कि कार्बोनिल ग्रुप कौन से रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देता है। ठीक, तो ये थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में, और उसकी मैकेनिज्म कैसे क्या कुछ होता है, सारी चीजों को हमने डिटेल से डिस्कस किया है ना। चलिए देखते हैं, कुछ रिएक्टिविटी का देख लेते हैं। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो उसमें कौन सा ग्रुप लगे रहेगा, तो कार्बोनिल किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव होगा, कैसे होगा, तो हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इवन आपके एग्जाम में 1 नंबर वाले में ये पूछा जाता है कि कोई ढेर सारे कार्बोनिल कंपाउंड दे देंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और ढेर सारा। ठीक, उसमें पूछेगा कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, अरेंज इन ऑर्डर। तो ये कैसे बता पाएंगे, इन सब चीजों के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं ना, क्योंकि ये रिएक्शन का बहुत, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इसे लिखेंगे किसमें, इंपॉर्टेंट टिप में। तो जैसे आपको पता है ना, हम लिखते किसमें है, इंपॉर्टेंट टिप में। इंपॉर्टेंट टिप, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा कि जिसपे कुछ शर्तें होंगी यहाँ पर। इंपॉर्टेंट टिप, तो हम क्या कहें, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन पे, जो कार्बोनिल के उस पे क्या ग्रुप लगा रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी का ज्यादा होगा, कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे ना। तो इसको आप लिखेंगे क्या, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन एटम। किसका मतलब, कार्बोनिल कार्बन एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ज्यादा, जितना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, तो कहने का मतलब वहां न्यूक्लियोफाइल और आसान से अटैक करेगा। अब जानते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऐसे सेंटर को ही चूज करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, और जितना ज्यादा डिफिशियंसी रहेगा उतने तेजी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन एटम, ऑन कार्बोनिल कार्बन एटम। कहने क्या मतलब, अगर कार्बोनिल कार्बन एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उससे न्यूक्लियोफाइल उतने आसानी से अटैक कर पाएंगे। ठीक, इसलिए कहा जाता है रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल वहां पे उस कार्बन सेंटर पे कार्बोनिल आसानी से अटैक करेगा जब उस पे -I इफेक्ट ज्यादा होगा। बात समझिए, -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर कार्बोनिल कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप लगा रहेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा अपनी तरफ तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज है आसानी से अटैक कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है नेगेटिव चार्ज के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अगर नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, +I इफेक्ट के किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्यों होगा, इसको देखिए, अगर कार्बोनिल कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप रहा है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है जो कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, ओवरऑल कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी कार्बोनिल के तो इलेक्ट्रॉन रिच होता जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन रिच होता जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन सेंटर पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों कि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आसानी से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, आसानी से उस कार्बन सेंटर पे अटैक नहीं कर पाएगा जब उससे +I इफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन पे और बढ़ाता जाएगा, इसलिए उसके इनवर्सली होगा। तो कहने का मतलब अगर -I इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी उतना कम होगी, इसलिए इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक, अब एक चीज और, न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज हिंड्रेंस के, कि जितना ज्यादा बड़ा साइज ग्रुप लगा रहेगा कार्बोनिल के कार्बन एटम पे तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना टिपिकल हो जाएगा, आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल कार्बन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, साइज ऑफ एटम or group which attach on carbonyl group, size of का atom, size of atom or group which attach on carbonyl group, attach on carbonyl कार्बन लिख लीजिए, कार्बोनिल कार्बन एटम। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कार्बोनिल कार्बन मतलब इसको जैसे ये कार्बोनिल कार्बन है तो कहने का मतलब अगर ये बहुत बड़ा ग्रुप लगा रहेगा, लार्ज ग्रुप रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा ग्रुप रहेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में टिपिकल होगी, तो दिक्कत होगी ना, ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये ग्रुप बड़ा तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी कम, इसलिए इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर इतनी बातें आप जानते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी ऑर्डर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, इजी वे में। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, कैसे रिएक्टिविटी को देखेंगे, है ना। तो पहले एक ऑर्डर हम लिखा देते हैं आपको, देखो चीज सुनो इसी के अकॉर्डिंग। देखिए कोई भी एल्डिहाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से ज्यादा होगी, क्योंकि कीटोन में आप जानते हैं कार्बोनिल कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे और एल्डिहाइडों में एक हाइड्रोजन होगा, हो सकता है दोनों हाइड्रोजन हो,
दोनों रहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि सबसे छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं कार्बन से। ठीक, अगर बड़ा कोई एल्किल कोई एक एल्किल ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, इसलिए रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो ओवरऑल एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोनों से ज्यादा होती है। हम कह सकते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। ठीक, तो चलिए उम्मीद है ये चीजें समझ गए होंगे आप। ठीक, तो कुछ ऑर्डर हम दिखाते हैं, इसको लिख लीजिए। तो एक चीज और जान जाइए, कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा एरोमेटिक एल्डिहाइडों से ज्यादा रिएक्टिव होता है। और आप कह सकते हैं एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव टुवर्ड एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये ऑर्डर लिख लीजिए, बहुत काम की चीजें बता रहे हैं आपको। ठीक, इसको लिख लीजिए। देखिए एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है हमेशा एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड से ज्यादा होती है। कार्बोनिल कंपाउंड से ज्यादा होती है। ठीक, तो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया है किसके लिए, ये कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि ये ज्यादा से कम हो रहा है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल के लिए, न्यूक्लियोफाइल के रिएक्टिविटी का ऑर्डर का घटता हुआ क्रम। कहने का मतलब एलिफेटिक जो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड से हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक, ये बात। तो चलिए कुछ और बातें लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम सीखते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट टिप में बातें बताए हैं। ठीक, तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करके आप एक ऑर्डर बताइए कौन से कंपाउंड का ऑर्डर कितना है और क्यों है। हाँ, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू इसको सीखते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम कह दें कि जैसे कुछ कंपाउंड लिया गया है, जैसे CCl, जैसे मान लीजिए लिया कुछ कंपाउंड, तो चलिए नंबरिंग करके सीखते हैं। जैसे CCl3CHO, इसको क्या कहते हैं, क्लोरल। ठीक, एक कंपाउंड ले लीजिएगा क्लोरल। दूसरा कंपाउंड मान लीजिएगा फॉर्मेल्डिहाइड, HCH डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इसी तरह कोई दूसरा एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। चलिए CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, चौथे नंबर पर ले लीजिए, चलो ले लेते हैं कोई कीटोन, सबसे सिंपल कीटोन ले लेते हैं, क्या, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। एसीटोन है ना, कीटोन है क्योंकि कार्बोनिल से दो एल्किल ग्रुप लगे हैं। ठीक, चलिए अब ले लेते हैं क्या, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, फिफ्थ कंपाउंड ले लेते हैं, क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि बेंजीन रिंग से जुड़ा CHO, इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट कोई एरोमेटिक कीटोन ले लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड ले लीजिएगा इस तरह से, है ना। तो देखो इसको क्या कहेंगे, डाइफेनिल कीटोन। इसका क्या नाम है, डाइफेनिल कीटोन। ठीक,
अब देखिए, जैसे मान लीजिए इतने कंपाउंड आपको दे दिया गया, हमने जैसे 6 कंपाउंड लिखा है, जैसे कह दिया गया इस कंपाउंड को आप इनके रिएक्शन के रेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहले हमने क्या बताया कि कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड हमेशा एरोमेटिक एरोमेट मतलब कोई भी एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंडों से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, ये तो समझ गए, एलिफेटिक जितने होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। दूसरी बात, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से ज्यादा होती है। ठीक, अब कार्बोनिल से जितने माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ज्यादा ग्रुप होंगे, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के कार्बन सेंटर को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज पिलाने लाएंगे, जिससे मतलब न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहां अटैक कर पाएगा। समझ आ रही बात। और जिस किसी भी ग्रुप से, कार्बोनिल ग्रुप से अगर जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा, उस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट वाले होंगे कार्बोनिल कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन दे के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच करते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिच वो सेंटर होता जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन सेंटर पर डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ आया? इतनी सारी बातें। चलिए अब देखते हैं उसके, जैसे क्वेश्चन दे दिएगा, कहा है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, जो एक कंपाउंड दिया गया इसको अरेंज करिए कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फिर उससे कम, उसके कम। चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। कैसे? हमने क्या बताया कि कोई भी जो एल्डिहाइड होंगे उसकी रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होगी एलिफेटिक की। तो ये भी एल्डिहाइड है, ठीक, ये भी एल्डिहाइड है ना, और ये भी एल्डिहाइड है। 3 कंपाउंड देख रहे हैं आप, एल्डिहाइड है, 1 2 3। अब बात आती है, जब तीनों एल्डिहाइड है तो किसकी ज्यादा होगी? अब उसकी ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप ज्यादा होंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम है, यानी कि इस कार्बन सेंटर से तीनों खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, है ना। ये इस कार्बन सेंटर खींचेंगे तो ये वाला बांड इससे खींचेगा, तो ओवरऑल जो क्लोरल होगा उसकी वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता चला जाए, क्योंकि क्लोरीन एटम अपनी तरफ खींचेंगे। माइनस आई इफेक्ट वाले 3 ग्रुप लगे हैं, तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फर्स्ट वाला कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, फिर उसके बाद अब बात करते हैं इन दोनों एल्डिहाइड में। देखो इस दूसरे वाले में देखो सबसे छोटा ग्रुप हाइड्रोजन लगा है, ये न तो प्लस आई इफेक्ट काम करेगा न तो माइनस आई का। ठीक, लेकिन जबकि देखो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड में एक CH3 ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा इस कार्बन सेंटर को। जब ये इस कार्बन सेंटर को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ओवरऑल यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक टिपिकल हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे तीसरे में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सेकेंड वाला कंपाउंड। चलिए सेकंड का नंबर आता है। ठीक, अब बात करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड के बाद कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। अब देखिए ये कंपाउंड कीटोन है ना, और ये दोनों एरोमेटिक है। तो पहले एल्डिहाइड की बात, तो अब इसमें अगर हम देखें, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन। कीटोन पर देख रहे हैं कि कार्बोनिल पे 2 प्लस आई इफेक्ट मेथिल लगे हैं, ये और इलेक्ट्रॉन को रिच करते जाएंगे। इसीलिए क्या है कि ये सेंटर अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कम कर पाएगा, इसलिए यानी कि अब नंबर आता है फोर्थ का। ठीक, अब बात आती है, देखो ये एरोमेटिक कीटोन है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो आपको पता है एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एरोमेटिक कीटोन से ज्यादा होती है, और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अब उसके बाद कौन सा कंपाउंड आएगा? फिफ्थ। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सिक्स्थ वाला। जैसे हमने कुछ एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया है, अगर इसको आप सीख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक, जो हमने इंपॉर्टेंट टिप में बातें लिखाई थी
उसको हमने अप्लाई करके उसका एक क्वेश्चन देके एप्लीकेशन के फॉर्म में पूछा है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आगे चल के आपको ढेर सारे इससे रिएक्शन रिलेटेड मिलेंगी। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? क्लोरल, फिर उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, फिर उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, फिर उसके बाद एसीटोन, फिर उसके बाद बेंजल्डिहाइड, फिर उसके बाद डाइफेनिल कीटोन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। ठीक, ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि रिएक्टिविटी आप बढ़ती जा रहे थे इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था न्यूक्लियोफाइल के लिए। ठीक, तो ये था न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन क्या होती है कार्बोनिल के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसकी मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन, कैसे हम डिसाइड करेंगे किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड देता है। ठीक, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद और ढेर सारी कंडेंसेशन रिएक्शंस को देता है, एक एक करके डिटेल्स हम लोग सीखेंगे, है ना। तो आप सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो उसके पहले एक चीज और लिख लीजिए फॉलोइंग्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड। इसको लिख लेंगे तो सही रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फॉलोइंग्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction given by carbonyl कंपाउंड। ठीक, बहुत सी कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लिखेंगे क्या? बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, बेंजोइन कंडेंसेशन है, इसको हम बहुत डिटेल से सीखेंगे, इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन होता क्या है, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। ठीक ना, ओके, थैंक यू।